ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया, श्रोडिंगर की इक्वेशन देख ली और उसमें जो जो बातें थी वो सारी की सारी अच्छे से देख ली। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन एटम और श्रोडिंगर इक्वेशन से। मतलब श्रोडिंगर की इक्वेशन से हाइड्रोजन के एटम में हमने क्या क्या योगदान देखे वो चीजें। अब जैसे ही तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अब सॉल्व कैसे करते हैं और वो सारी बातें मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाई थी। अगर ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहली चीज तो है पॉसिबल एनर्जी लेवल्स की, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एनर्जी लेवल्स की कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां लाई कर सकता है, यहां किस एनर्जी लेवल पे लाई कर सकता है। सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अगली चीज हमारे पास ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, यानी इसको सॉल्व करने से हमें वेव फंक्शन भी मिलता है जो कि इक्वेशन के अंदर भी है। तो अब ये वेव फंक्शन क्या होता है ये भी देखते हैं। इसके बारे में हल्की सी डिटेल मैंने तुम्हें बताई थी, बट हाँ इसके बारे में भी जानते हैं और अच्छे से पूरा का पूरा ये श्रोडिंगर इक्वेशन और हाइड्रोजन एटम के बारे में जो लिंकेज है वो भी देखते हैं। आप जानते हैं डिटेल में किसके बारे में, वेव फंक्शन के बारे में। तो वेव फंक्शन क्या होता है ध्यान से सुनो। ये सिंपली क्या है, एक ऐसा टूल है। अब मेरे पास मान लो मेरे पास ये है कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी उसके होने की पॉसिबिलिटी, और वो पॉसिबिलिटीज हमें पता चलेंगी अगर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो। बट वेव फंक्शन क्या है, वो एक सिंपली एक ऐसा टूल है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा टूल है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। जो इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी स्टेट में, चाहे इसमें है, इसमें किसी भी एनर्जी स्टेट में, उस स्टेट में उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। तो वेव फंक्शन का यही काम है सारा का सारा, सारी इंफॉर्मेशन देना इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, अगली चीज हमारे पास क्या है कि वेव फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर तुम्हें पता हो तो समझ लो ध्यान से। ये जो मेरे पास श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है, यहाँ जो हैमिल्टोनियन है, ये जो एच तरीके का दिख रहा है तुम्हें, ये एक ऑपरेटर है। जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब के सब क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। वैसे हैमिल्टोनियन भी एक ऑपरेटर है। बट ये जो मेरे पास ये है क्या कहते हैं, साई, इसका सिंबल का नाम साई है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, यानी वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, ऐसा कह सकते हो। ये एक बेसिकली रिलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो तुम मैथ्स में पढ़ोगे कि फंक्शन क्या होते हैं, बट इतना समझ लो ये डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करने की जगह एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से सुनो। ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो है वो किस बात पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, और इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। हम फिजिकली कुछ भी इस चीज को समझा नहीं सकते, बस इसको फर्क ये पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, किस कोऑर्डिनेट पे है, किस जगह पे है। उसी चीज से इसकी सारी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, उसी से इसकी वैल्यू पता करती है और उसी चीज से इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ये सारी बातें ध्यान रखना, ठीक है ना। अगली चीज क्या है, यही चीज जब मैं हाइड्रोजन के लिए बोल दूंगा कि वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज, जैसा हमने कहा था ना, हाइड्रोजन या फिर हीलियम पॉजिटिव, फिर लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ये सारे के लिए जब मैं क्या कहते हैं वेव फंक्शन बोलूंगा तो वो किसके बराबर होने वाला है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ही बराबर होगा, जिसके बारे में हमने पीछे बात करी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। और आखिरी बात यही है कि वेव फंक्शन जब हम किसकी बात करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे। यही एक सिंपल सी भाषा है। हालांकि ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट की दो, जितनी इंपॉर्टेंट पहले की दो बातें हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे खास बातें हैं वेव फंक्शन के बारे में। तो अब ये सारी बातें करने के बाद, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने के बाद, श्रोडिंगर इक्वेशन की लिंकेज किससे करने के बाद, हाइड्रोजन एटम से करने के बाद, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वही है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब ये एक ऐसा मॉडल है जो कि पीछे की जितनी गलतियां हैं उसको ठीक करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारी बातों को ठीक करता है, और ये बहुत बढ़िया मॉडल होता है एटम का। ध्यान से सुनो, यहां सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताता है। और जो कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, साई स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, यानी वेव फंक्शन के स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है कि किसकी, इलेक्ट्रॉन की। हमने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था कि वहां पे हम कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, और ये वही चीज करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि यहां इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वहां चांस क्या होगा इलेक्ट्रॉन मिलने का। जितना ज्यादा यहाँ पे डार्क देख रहे हो चांस उतना ज्यादा होगा, जितना हल्का देख रहे हो उतना क्या है चांस कम होगा। यही एक प्रोबेबिलिटी बता सकता है बस, ठीक है। अगली बात वही है कि यहाँ पे ना एक बहुत सारी अच्छी सी एक कहानी आती है कि श्रोडिंगर ने क्या किया था, इस चीज को समझाने के लिए क्या किया था कि उन्होंने एक कैट रखी, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर कैट रखी, बिल्ली है ना, और वहां पे उन्होंने ना ऐसे पॉइजन को फोड़ा। अब बेसिकली ये पॉइजन जो है वो क्या है, उन्होंने कहानी इस तरीके से बोली कि जब ये पॉइजन जाएगा बॉक्स के अंदर तो यहाँ दो चांस है, हो सकता है कि बिल्ली मरी हुई हो और हो सकता है बिल्ली जिंदा हो। उन्होंने ऐसे इस कहानी को समझाया और इसी चीज को उन्होंने लिंक कर दिया किससे, इलेक्ट्रॉन से भी, कि जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकल रहा हूं तो हो सकता है वहां इलेक्ट्रॉन हो और हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना भी हो। तो ये कहानी बहुत ज्यादा फेमस है, इसके बारे में पढ़ सकते हो चाहो तो, है ना। तो यही थी श्रोडिंगर की कैट वाली थ्योरी। अब अगली बात वही है यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिकल जो रिजल्ट्स थे ना वो बहुत अच्छे से सारी की सारी बातें बताते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में। क्योंकि जब हमने बोहर की थ्योरी देखी तो वो भी बहुत हद तक सही थी, बट बहुत सारी गलतियां निकली उनके बारे में जब हम लोगों ने डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ा और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम निकली और उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है कौन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। समझ में आ गई बात। अब अगली बात क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज ये कि श्रोडिंगर इक्वेशन को हम प्रॉपरली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। कि हाइड्रोजन के लिए तो सॉल्व कर दिया क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बट अगर मैं सोडियम के लिए सॉल्व करने निकलूं जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो तुम परफेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते। और उसको सॉल्व करते समय मुझे क्या लेने पड़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ते हैं। मुझे चीजों को अप्रोक्सीमेट मान के सॉल्व करना पड़ता है और वही सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक बहुत तगड़ा रिजल्ट आता है और वो ये है कि जो ऑर्बिटल्स एटम के हैं, मतलब जो ऑर्बिटल्स जो हाइड्रोजन एटम के हैं उसमें और जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले हैं, कहने का मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम्स हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें कोई बहुत बड़ा खास डिफरेंस आता नहीं है। लगभग सबके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है। और इस चीज के बारे में हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक और चीज के बारे में आगे पढ़ना है और वो क्या है कि ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है ना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम में, वो इसलिए आता है क्योंकि इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है तो वहां पे प्रोटॉन भी कितना है, यानी पॉजिटिव चार्ज भी कितना है, एक ही है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज भी बढ़ता जाता है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है, ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूं कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता ही चला जाता है। और उसी की वजह से जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत उसी की वजह से है, ठीक है। अब ये जो भी कहानी है ये लास्ट के 2 पॉइंट्स की, कहने का मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वाले जो ऑर्बिटल्स वाली बात थी और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, ये बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में। और पूरी कहने का मतलब बहुत छोटी सी कहानी, जितनी तुम्हें पढ़नी है उतनी, बाकी इसके बारे में अभी बहुत कुछ है, बाकी वो बड़ी क्लास में पढ़ना अगर तुम केमिस्ट्री आगे पढ़ते हो तो। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।